अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट सेक्शन की, जिसे हम सेक्शन सी के नाम से बुला रहे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सीखेंगे कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की और फिर बात करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। ऐसे प्रोसेस जो एक बार स्टार्ट करने पर होते रहते हैं या अपने आप हो जाते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और हम यहां बॉल को रख देते हैं। बॉल ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड प्लेन से गिर जाएगी और नीचे आ जाएगी। इसका मतलब वो प्रोसेस जो अपने आप हो गया उसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने पानी लिया है और इसमें हमने 1 स्पून सॉल्ट को डाल दिया है। सॉल्ट अपने आप ही पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। वो प्रोसेस जो पॉसिबल होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर फिजिबल प्रोसेस। तो पॉसिबल वर्ड के लिए केमिस्ट्री में दूसरा वर्ड है, दैट इज फिजिबल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड, वो प्रोसेस जो स्टार्ट करने पर भी स्टार्ट नहीं होते या फिर जो होते ही नहीं है, जिसे हम इम्पॉसिबल प्रोसेस कहते हैं, या स्टार्ट करने पर भी नहीं होते हैं, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कि हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है और हम चाहते हैं बॉल अपने आप ऊपर चली जाए। बॉल अपने आप ऊपर नहीं जा सकती। इसी तरह से हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने पानी लिया है और इसमें हमने 1 स्पून सैंड को डाल दिया है। हम चाहते हैं कि सैंड पानी में घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, लेकिन सैंड कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। इसीलिए ऐसे प्रोसेस जो अपने आप नहीं होते हैं या स्टार्ट करने पर भी नहीं होते हैं, ऐसे प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। अब अगर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो यहां एक ऐसी फोर्स डेफिनेटली एक्ट करती है जो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाती है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, हमने बॉल को ऊपर रखा और बॉल अपने आप ही उस इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे आ गई। इट मींस वो फोर्स जो इस बॉल को नीचे की तरफ ला रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। और यहां ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से हमने देखा कि सॉल्ट पानी में घुल जाता है। सॉल्ट पानी में घुल रहा है बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स, और यहां ड्राइविंग फोर्स होती है, दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शंस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सो इसका मतलब कंक्लूजन हुआ कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनके पीछे जरूर एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो उन्हें स्पॉन्टेनियस बनाता है। एंड इसका रिवर्स, जितने भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनमें यही ड्राइविंग फोर्स नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाते या फिर वो नॉन फिजिबल रहते हैं। किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी हम कैसे चेक करेंगे, और इसी को चेक करने के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है उसका नाम होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस इन अ सिस्टम। जब भी किसी सिस्टम में कोई प्रोसेस होता है तो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका रैंडम मोशन होता है, और इसी रैंडम मोशन के मेजरमेंट को एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं।
सो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? एंट्रोपी चेंज का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है डेल्टा एस, जिसका मीनिंग होता है एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अब अगर किसी प्रोसेस में पार्टिकल्स का रैंडमाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया तो हमें कहना होगा कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ज्यादा एंट्रोपी से हम लेस एंट्रोपी को माइनस कर रहे हैं। और अगर कभी पार्टिकल्स का रैंडमाइजेशन लो हो गया तो हमें कहना पड़ेगा कि एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो गया। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। जैसे कि हमारे पास है H2O लिक्विड और इससे हमने बना दिया H2O गैसियस। हम लिक्विड से गैस पे जा रहे हैं, और जैसा कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं, और गैसियस पार्टिकल्स का रैंडम मोशन भी कंपैरेटिवली लिक्विड पार्टिकल से ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल एंट्रोपी है उसकी वैल्यू इनिशियल एंट्रोपी से ज्यादा होगी, और यू कैन राइट इट एज S2 की वैल्यू S1 से ज्यादा होगी। जब हम डेल्टा S का साइन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल या S2 माइनस S1, और ये वैल्यू इस केस में पॉजिटिव आएगी क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ रहा है, रैंडमाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल सोचते हैं। हमारे पास वाटर है, इसको हम लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लीस्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का रैंडमाइजेशन 0 होता है। अगर हम दोनों की एंट्रोपी कंपेयर करें तो हमें कहना होगा कि फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी से कम हो जाती है। जब आप चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी S2 माइनस S1, और चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आती है नेगेटिव। तो जब भी आपको प्रोसेस दिया जाएगा उस प्रोसेस को ध्यान से समझें और सोचें कि क्या सब्सटेंस टुवर्ड्स हायर एंट्रोपी अप्रोच कर रहा है या वो सब्सटेंस टुवर्ड्स लोअर एंट्रोपी अप्रोच कर रहा है, और इस बेसिस पे डिसाइड करें कि डेल्टा S का साइन क्या होगा। इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, जिसमें हमें एंट्रोपी चेंज के बारे में बताना है। एग्जाम्पल नंबर 6.10। क्वेश्चन में कहा गया है प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया है कि एक लिक्विड है, लेट्स से उसका नाम A है, ये क्रिस्टलाइज हो रहा है और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एक लिक्विड क्रिस्टलाइज होकर सॉलिड बन रहा है तो एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा? तो डेल्टा S का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1, दैट इज S2 की वैल्यू S1 से कम हो रही है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी तरह हम दूसरा पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। तो हमारे पास एक सब्सटेंस है, सॉलिड फॉर्म में है, इसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, पहले 0 केल्विन था और अब 115 केल्विन कर दिया। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होने लगेगा, लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा, और जब ये मेल्ट होगा तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। S2 की वैल्यू S1 से ज्यादा आ जाएगी, और डेल्टा S का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1, और ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। अब इसी तरह हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें बताया गया है ट्वाइस ऑफ NaHCO3
जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये डिसोसिएट हो जाता है और बनता है Na2CO3। अगेन ये सॉलिड सब्सटेंस है। साथ में बनता है CO2 गैसियस, ये एक गैसियस सब्सटेंस है, प्लस H2O गैसियस। तो इस तरह से एक सॉलिड सब्सटेंस डिसोसिएट होकर CO2 और H2O के गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें एंट्रोपी चेंज को सोचना होगा। अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो सभी सॉलिड सब्सटेंस हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर गैसियस सब्सटेंस भी आ गए हैं। सॉलिड सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 होती है, जबकि गैसियस सब्सटेंस की एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं S2 की वैल्यू S1 से ज्यादा है। जब हम डेल्टा S का साइन निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाती है S2 माइनस S1, और इस बार ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। अब इसी तरह हम समझेंगे इसके लास्ट पार्ट को। क्वेश्चन में बताया गया है कि H2 गैसियस है, जिससे हमें 2 मोल्स H गैसियस मिल रहा है। इसका मतलब हुआ H2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूट जाते हैं और हमें हाइड्रोजन के एटम्स मिल जाते हैं। तो अगर हम मोल्स को देखें तो यहां सिर्फ 1 मोल है और यहां 2 मोल्स हैं। इसका मतलब हुआ यहां पे सिर्फ Na पार्टिकल्स हैं, जबकि यहां पे ट्वाइस ऑफ Na पार्टिकल्स हैं। दोनों ही तरफ पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में हैं। जिस तरफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उस तरफ रैंडमाइजेशन भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट का रैंडमाइजेशन रिएक्टेंट से ज्यादा मिलेगा। S2 की वैल्यू S1 से ज्यादा आएगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इतने सारे एग्जाम्पल से आपने सीखा कि किस तरह से हम गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि कब एंट्रोपी इंक्रीज होती है और कब एंट्रोपी डिक्रीज होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और अब हम बात करते हैं कि इस एंट्रोपी चेंज को निकालने के और कौन से डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। जब भी हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है तो इसका एक और तरीका है। आप एंथैल्पी चेंज निकालिए, जैसा कि आपने सेक्शन बी में पढ़ा था, और इसे टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए। सो एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन एंथैल्पी and the temperature at which entropy change occurs. Let's say मुझे बात करनी है entropy of fusion की। तो इस entropy of fusion को हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें enthalpy of fusion को निकालना होगा, जो कि हम सेक्शन बी में पढ़ चुके हैं। इसे हम टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, जो कि टेम्परेचर बताया जाएगा किसमें कोई सब्सटेंस फ्यूजन प्रोसेस में जा रहा है। और ये जो वैल्यू आएगी इसी को बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। इसी तरह हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन की। अगर हमें एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले हमें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को फाइंड आउट करना होगा। और जब हम इसे टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ सिमिलरली अगर हमें एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन निकालना है तो इसे कैसे निकालेंगे? तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन का फॉर्मूला सेम बन जाता है जैसे हमने ये दोनों फॉर्मूला बनाए हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। उसे हम टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं और जो वैल्यू आती है इसी को बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने एंथैल्पी को फाइंड आउट कर लिया तो एंट्रोपी को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, क्योंकि एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी चेंज डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब कुछ और प्रोसेसेस को समझेंगे। लेट्स से हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन की। सो जैसे हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन बनाई थी, इसी तरह से हम एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन बनाएंगे। एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन इज द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि हमने यहां पे डेल्टा एस नॉट एफ लिखा है और नॉट की वजह से हमें इसे स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन बोलना होगा। स्टैंड कंडीशंस क्या होती हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 बार होता है, और इन दोनों कंडीशंस पर जब कैलकुलेशन होती हैं तो इसे स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन can be defined as the entropy change when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements at standard conditions। अब इसी तरह हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन की। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एस नॉट आर से। जैसे हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बनाई थी, सेम उसी तरह से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। Standard entropy of reaction is the amount of entropy change when all the reactants react completely to form product। जब सभी reactant पूरी तरह से react करके product बनाते हैं at stand conditions, that is temperature 298 Kelvin, pressure 1 bar। तो जितना entropy change आता है उसी को बोलते हैं standard entropy of reaction। अब हमें दोनों में relation बनाना है, relation between डेल्टा एस नॉट आर एंड डेल्टा एस नॉट एफ। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है, A टाइम्स ऑफ A प्लस B टाइम्स ऑफ B gives C टाइम्स ऑफ C प्लस D टाइम्स ऑफ D। डेल्टा एस नॉट आर इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट एफ। समेशन करना है, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उन सब की वैल्यू दी जाएंगी, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट्स। अब फिर से क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। तो इस बात को अब समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है सेक्शन बी में कि डेल्टा एच नॉट आर निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट्स। हम पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन बाय टी ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड इसे टी से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी डेल्टा एच नॉट आर डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टी माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टी। आप जानते हैं इस पूरी वैल्यू को डेल्टा एच नॉट आर डिवाइड बाय टी, इस पूरी वैल्यू को बोलते हैं डेल्टा एस नॉट आर। डेल्टा एच नॉट एफ डिवाइड बाय टी इसको बोलेंगे हम डेल्टा एस नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट, समेशन साइन एज इट इज रहेगा, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरह से हमने डेल्टा एस नॉट आर और डेल्टा एस नॉट एफ के बीच में एक रिलेशन बना लिया है। सारी वैल्यूज आपको दी जाएंगी, उन सभी वैल्यूज को आप रखेंगे और यहां से आप जो भी मिसिंग वैल्यू होगी, जनरली डेल्टा एस नॉट आर मिसिंग होता है, और इस मिसिंग वैल्यू को आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम होता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने फ्री एनर्जी के बारे में बताया। इसको हम, क्योंकि गिब्स ने इस बारे में इंट्रोडक्शन दिया, इसलिए हम इसे डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। गिब्स का ये कहना है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और मान लेते हैं इस सिस्टम की एनर्जी है दैट इज 100 जूल, और ये सिस्टम वर्क डन करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो ऑफ कोर्स सिस्टम में से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज होने के बाद इसकी फाइनल वैल्यू रह जाती है लेट्स से ओनली 80 जूल्स। तो क्वेश्चन बनता है कितनी एनर्जी रिलीज हो गई। जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज 20 जूल्स,
और इसी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। सो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू amount of an energy released from the system. Amount of energy released from the system which is utilized for the maximum work done. वो एनर्जी जो सिस्टम में से रिलीज होती है और मैक्सिमम वर्क डन में यूज होती है, उसी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और जब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होता है तो इसे नॉट लगा के दिखाया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं ये हम कई बार बात कर चुके हैं। दैट इज टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार। सो इसका मीनिंग बना डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जितना भी वर्क डन हुआ है, मैक्सिमम वर्क डन जितना भी हुआ है उसका नेगेटिव साइन। तो जब भी हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो वर्क डन मैक्सिमम का नेगेटिव साइन कर देंगे, तो यहां से हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी। अब गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। सो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट आर एंड डेल्टा जी नॉट एफ। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, a टाइम्स ऑफ a प्लस b टाइम्स ऑफ b gives c टाइम्स ऑफ c प्लस d टाइम्स ऑफ d। सो डेल्टा जी नॉट आर निकालने का फॉर्मूला बनता है समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको ये सभी वैल्यूज दी जाएंगी, एक वैल्यू मिसिंग होगी। जनरली वो मिसिंग वैल्यू हमारे पास डेल्टा जी नॉट आर होती है और हम उसको वैल्यू पुट करके इजिली निकाल सकते हैं। कुछ और रिलेशंस भी हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे हमारे पास रिलेशन है डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये तीनों सेक्शंस का कॉम्बिनेशन है। तो हमने डेल्टा जी नॉट अगर निकाल लिया है तो इसे हम इस फॉर्मूला में रख सकते हैं, दैट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस नॉट। इस फॉर्मूले में जो भी टर्म्स यूज हुई हैं इन सभी को आप पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच नॉट का मीनिंग होता है एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस नॉट का मीनिंग होता है एंट्रोपी चेंज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इक्वेशन को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया और इसीलिए इसका नाम है, दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जिसके थ्रू हम डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट एंड टी डेल्टा एस नॉट को इजिली रिलेट कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक टर्म मिसिंग होगी और उस मिसिंग टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट दिए जाते हैं, टेम्परेचर बताया जाता है और हमें डेल्टा जी नॉट निकालना होता है। याद रखें, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ है, क्योंकि जब भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो प्रोसेस पॉसिबल है। इसका मतलब है कि सिस्टम ने वर्क डन किया है। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिस्टम ने काम भी कर लिया और उसकी गिब्स फ्री एनर्जी भी बढ़ गई, क्योंकि जब भी वर्क डन होगा तो हमेशा एनर्जी का लॉस होगा। अगर हम जॉगिंग कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी से एनर्जी का लॉस होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं और एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए अगर किसी सिस्टम में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वो सिस्टम ने प्रोसेस किया है,
इट मीन्स वो प्रोसेस हुआ है। जब भी प्रोसेस होता है इसका मतलब उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिजिबल प्रोसेस या इसे हम पॉसिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। इसका रिवर्स, जब भी रिएक्शन नहीं हो रही है तो ये बात सिस्टम कैसे बताएगा, उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि प्रोसेस नहीं हुआ, जिसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं। इट मीन्स नॉन फिजिबल है, या हम इसे कह सकते हैं ये नॉट पॉसिबल है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 आ जाती है। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब है कि वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, और इसी इक्विलिब्रियम का एक कांस्टेंट भी होता है जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम सीखेंगे कि डेल्टा जी नॉट को इस इक्विलिब्रियम के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास है क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे पास डेल्टा जी नॉट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये रिलेट होता है -2.303 RT इंटू लॉग के सी। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ डेल्टा जी नॉट को निकाल सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए इधर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है जिसमें वर्क डन की वैल्यू का नेगेटिव साइन लेंगे, या फिर अगर हमें गिवन डाटा दिया गया है जिसमें डेल्टा जी की फॉर्मेशन वैल्यूज बताई गई हैं तो इसमें हमें सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन के अंदर हमें डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट वैल्यूज बताई जाती हैं, तो हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगाएंगे और इस फॉर्मूला को यूज करके डेल्टा जी नॉट निकालेंगे। जब क्वेश्चन में हमसे प्रिडिक्शन पूछी जाती है वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके डेल्टा जी नॉट निकालकर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, और 0 है तो इक्विलिब्रियम बताएंगे। जब हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी जाएगी उससे केसी निकालना है, या केसी दिया जाएगा तो उससे डेल्टा जी नॉट निकालना है, तब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं, और ये क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज 6.22 एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। 1 मोल की बात हो रही है और क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि डेल्टा एच नॉट एफ की वैल्यू है -286 किलो जूल पर मोल। अब क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन बोला गया है और स्टैंडर्ड कंडीशंस पर टेम्परेचर होता है 298 केल्विन एंड प्रेशर होता है 1 बार, डेल्टा एस नॉट का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाय टेम्परेचर। ये वैल्यू है -286 डिवाइड बाय 298। हम इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके, और अब ये वैल्यू होती है जूल पर मोल जबकि ये वैल्यू होती है केल्विन। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा और इसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन पर मोल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। हमें केसी की वैल्यू 10 बताई गई है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट? हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू दी गई है दैट इज 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, और हमें टेम्परेचर बताया गया है 300 केल्विन। अब इसके लिए आपको रिलेशन याद होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc, दैट इज -2.303। R की वैल्यू रखेंगे 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू है 300,
and log Kc that is 10. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300. log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, आगे नेगेटिव साइन लगाना है, ये हमारे पास आंसर आ गया और इसकी यूनिट होती है जूल्स पर मोल. तो इस तरह से हम गिवन डाटा से डेल्टा जी नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे. हमारे पास है बैक एक्सरसाइज 6.19. हमारे पास एक इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ ए गैसियस प्लस बी गैसियस, इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ डी गैसियस. क्वेश्चन के अंदर डेल्टा यू नॉट की वैल्यू बताई गई है, जिसे हम डेल्टा ई नॉट भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हमारे पास है -10.5 किलो जूल, जबकि हमें डेल्टा एस नॉट की वैल्यू बताई है दैट इज -41.1 जूल पर केल्विन. इस क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन. हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है and predict whether the reaction may occur spontaneously or not. इसका मतलब है डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए पहले हमें डेल्टा एच नॉट को सोचना होगा. सो डेल्टा एच नॉट कैसे निकालें? डेल्टा एच नॉट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है सेक्शन ए में, दैट इज डेल्टा ई नॉट प्लस पी डेल्टा बी. लेकिन इसमें हमारे पास प्रेशर या डेल्टा वी तो गिवन नहीं है, तो हमें सोचना होगा डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास है दैट इज -10.5. ये वैल्यू किलो जूल्स में है, तो इसे जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं. इट मींस इनटू 10 की पावर 3 प्लस डेल्टा एन जी हमें नहीं पता. आर की वैल्यू होती है 8.314 और उसके साथ हमें टेम्परेचर लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है, लेकिन नॉट लगा हुआ है, और नॉट का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, जिसका मीनिंग है टेम्परेचर 298 केल्विन है एंड प्रेशर 1 बार है. तो इस टेम्परेचर को हम 298 केल्विन रखेंगे. अगर हमें किसी तरह से डेल्टा एन जी मिल जाए तो डेल्टा एच नॉट निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा. सिंस आपको पता है डेल्टा एन जी निकालने का फॉर्मूला होता है एन जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एन जी ऑफ रिएक्टेंट्स. मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स हैं ओनली 2, जबकि गैसियस रिएक्टेंट हमारे पास है 2 + 1. जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू -1 आती है. इस वैल्यू को हम यहां पे रख लेते हैं और यहां से हमारे पास डेल्टा एच नॉट आ जाएगा. इसकी वैल्यू होगी जूल पर मोल. अब हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगानी है. अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसकी यूनिट जूल्स पर मोल है, माइनस टेम्परेचर हमें नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन हम 298 केल्विन मानेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ये चीजें हो रही हैं. डेल्टा एस नॉट क्वेश्चन में बताया गया है दैट इज -44.1 जूल्स पर केल्विन पर मोल. जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर जूल्स पर मोल में आ जाएगा. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो आंसर हमारा होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आंसर होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से क्वेश्चन आपको गिब्स फ्री एनर्जी पर पूछे जाएंगे. और अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट in any spontaneous process the
total entropy of the universe is positive. यहां हम सेकंड लॉ में इस बात को आगे समझते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो जब भी हमें किसी यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालनी है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स, और ये वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। और अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, at absolute 0 Kelvin temperature, the entropy of a pure crystalline substance is taken as 0. इसका मतलब है जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, दैट इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो उस समय सभी सब्सटेंस अपनी सॉलिड फॉर्म में होंगे, उनका रेंडमाइजेशन 0 होगा, और क्योंकि उनमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा तो उनकी एंट्रोपी भी 0 कंसिडर की जाएगी। सो वी कैन से दैट द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड is considered as 0 at absolute 0 temperature. थर्मोडायनेमिक्स में हमने 4 लॉज पढ़े हैं, और अब इन 4 लॉज को एक साथ कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहला लॉ जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां हमने बात करी टू बॉडीज आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट सेम टेम्परेचर। जबकि नेक्स्ट लॉ हमने सीखा जिसमें हमने पढ़ा एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और हमें फॉर्मूला मिला डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट लॉ में हमने सीखा द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सो वी कैन से दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट इंक्रीज इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमें फॉर्मूला मिलता है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, जो कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। और लास्ट लॉ में हम सीखते हैं द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन कंपाउंड एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर इज टेकन एज 0। इसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।